अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या का असंतुलन ये महत्वपूर्ण विषय निकल कर आया है आरएसएस की 14 दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस में जो प्रयागराज में आरएसएस के सेकेंड इन कमांड दत्तात्रेय होसबोले ने इस मुद्दे को छेड़ा है और इसको राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया गया है कि जनसंख्या का असंतुलन भौगोलिक परिवर्तन का कारण बनता है। इस पर सरकार को कोई एक नीति बनाई जानी चाहिए, ये आरएसएस की डिमांड है। तो क्या है जनसंख्या का असंतुलन और जनसंख्या वृद्धि से इसको हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं, और इसके कारणों पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये कम्युनल इशू है, या वाकई में देश की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक पॉपुलेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस बारे में आज हम डिबेट में खुली चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आबादी में असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे की शुरुआत की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। कहाँ से? प्रयागराज से। आरएसएस के सेकेंड इन कमांड दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आबादी के असंतुलन के कारण भौगोलिक परिवर्तन हो सकते हैं और पूर्व में आबादी के हिसाब से ही देश का बंटवारा हुआ था। लिहाजा इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि आबादी के असंतुलन का भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुला समर्थन किया है। कहा होसबोले जी ने जो मुद्दा उठाया है सही मुद्दा उठाया है। विपक्ष इसको असंवैधानिक और दूसरे विपक्ष की अन्य पार्टियां इसको कम्युनल इशू मानती हैं। चुनावी दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश। लेकिन इसके हम दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे, आबादी के असंतुलन के मुद्दे पर, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर, और एक सबसे बड़ी बात इसके सोशल इम्पैक्ट पर भी, क्योंकि मसला इसके सोशल इम्पैक्ट का है। अगर सोशल इम्पैक्ट इसका प्रभावी होता है बहनों भाइयों, तो राजनीतिक इम्पैक्ट भी उतने ही प्रभावशाली होगा। कोई मुद्दा सिर्फ कम्युनल कह के या कोई मुद्दा सिर्फ सांप्रदायिक कह के उस मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। उस मुद्दे के प्रारंभ से लेकर हमको अंत तक जाना होगा, तभी आप किसी मुद्दे का व्यापक और सहमति के आधार पर समाधान तलाश सकते हैं। अगर ये मुद्दा उठा है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर मनन होना चाहिए, इसके पूर्व के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि यह मुद्दा वर्तमान राजनीतिक सामाजिक हालात में कितना प्रासंगिक है, कितना आवश्यक है, कितना राजनीतिक है और कितना राष्ट्रहित में है। राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों अलग है। राजनीति दल विशेष को सत्ता में लाने का माध्यम हो सकती है, लेकिन राष्ट्रनीति देश के निर्माण का साधन है, देश के निर्माण की सीढ़ी है, देश की प्रगति पर आगे चलने वाला एक हाईवे है। लिहाजा राजनीति और राष्ट्रनीति सबको अलग अलग दृष्टिकोण में देखना चाहिए और उस पर व्यापक अध्ययन भी करना चाहिए, व्यापक चिंतन और मनन भी करना चाहिए कि आबादी का असंतुलन राजनीतिक है या आबादी का असंतुलन राष्ट्रनीति है। यह भूगोल बदलता है या राजनीति बदलता है, यह चुनाव में फायदा देता है या समाज को एक हद तक जाकर नुकसान पहुंचाता है। आरएसएस का मानना है कि अतीत में हमारे पास कुछ ऐसे कड़वे अनुभव हैं जो आबादी के असंतुलन की वजह से वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई। विशेष तौर पर सीमावर्ती जनपद, सीमाएं कहाँ मिलती हैं आपकी, ओपन कहाँ पे घुसपैठ किधर ज़्यादा हो रही है, बांग्लादेश की तरफ, इशारा वहीं के लिए। और इस समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त कौन से इलाके हैं? नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, जहाँ इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश की तरफ से बहुत है, अवैध व्यापार भी बहुत है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की सीमा जैसा सुरक्षा
वहाँ की जैसी चौकसी बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं है, नेपाल बॉर्डर पे नहीं है। लिहाजा वहाँ डेमोग्राफिक चेंज के कुछ आंकड़े भी आए हैं, लेकिन जब आप राष्ट्रीय औसत देखेंगे, नेशनल कंपैरिजन करेंगे, राष्ट्रीय औसत निकालेंगे, तो मुसलमानों की आबादी जिसको लेकर अप्रत्यक्ष रूप से चिंता जताई गई है वो गिरी है, थोड़ी कम हुई है। लेकिन अगर आबादी का असंतुलन हुआ, असंतुलन से तात्पर्य एक जिले पे, एक जगह पे, एक स्थान पर एक पर्टिकुलर आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होना और अचानक से नई आबादी का वहाँ पहुँचना और वहाँ के डेमोग्राफी चेंज होना, यह है आबादी का असंतुलन। लेकिन इसकी कोई प्रामाणिक हमारे पास डेटा नहीं है। यही कारण है कि डिबेट्स कभी बहुत गंभीरता से इस विषय पर आगे नहीं बढ़ पाई। अब जब होसबोले ने इस मुद्दे को उठाया है, इस पर मीडिया का अटेंशन आया है, पॉलिटिकल भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं, जैसे बीजेपी कह रहे बिल्कुल ठीक बात कही है और असंतुलन ही नहीं, आबादी कंट्रोल भी करो। तो विपक्ष इसको सांप्रदायिक और असंवैधानिक भी कह रहा है। मैंने आज डिबेट में बेहतरीन मेहमानों को आमंत्रित किया हुआ है, हर पक्ष के लोग हैं और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। 2 मुद्दों पर चर्चा आज करेंगे, गौर से समझिएगा, और दोनों मुद्दे मिक्स नहीं होने चाहिए। दोनों को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन रखेंगे एक साथ। पहला मुद्दा आबादी का असंतुलन और इससे क्या भूगोल बदलेगा, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि, इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। 2 डिफरेंट मुद्दे और इन दोनों पर परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की डिबेट में राजनीति भी है, राष्ट्रनीति भी है। कुछ बयान सुनिए। संतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। देश में एक समग्रता से, एकात्मता से सभी को लागू होने वाली जनसंख्या नीति बने। संघ ने पहले से कहा है, जो मतांतरित होते हैं उनको इस प्रकार के आरक्षण के जो भी सुविधा है वो नहीं मिलना चाहिए, ये पहले से हमने कहा है। संख्या नियंत्रण का समर्थन पूरा देश कर रहा है। कुछ गिने चुने 10-20 की संख्या में तथाकथित जहरीले बयान दे करके अपनी राजनीति करने वाले नेता हैं जो इसका विरोध करते हैं। धर्मांतरण गैर कानूनी ढंग से कहीं पर भी होता है, वो नहीं होना चाहिए। कई राज्यों के अंदर कानून बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस विषय को लेकर के लगातार गंभीर रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए कभी जनसंख्या नियंत्रण, कभी हिंदू मुसलमान, ऐसे सुगुफे इसलिए छोड़ती है कि लोगों का ध्यान भटक जाए, लोग महंगाई पर और बेरोजगारी पर चर्चा ना कर सकें। ये हथकंडा है। तो आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ सर्वेश द्विवेदी जी बहुत ही जाने माने समाजशास्त्री हैं मेरे साथ मौजूद हैं, आसिम वकार जी MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत संजीव मिश्रा से करना चाहता हूं। संजीव जी, ऐसे मौके पर RSS के चीफ और डिप्टी चीफ दोनों के स्टेटमेंट्स आए हैं जब अब गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं और फिर से आबादी का असंतुलन या आबादी में वृद्धि के मुद्दे को छेड़ दिया गया है। नहीं, मुझे लगता है ब्रजेश जी, चुनाव से लेकर के इसको नहीं देखा जाना चाहिए। देश में जो स्थितियां हैं उस आधार पर मैं भी कह सकता हूं कि जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति बहुत सी चीज़ों का कारण हो सकती है। महंगाई की बात अगर कर रहे हैं तो महंगाई भी है इसका कारण। अगर जनसंख्या नियंत्रण होगा, मुझे लगता है कि महंगाई भी उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक उपजाऊ ज़मीनों की बात है, उपजाऊ ज़मीनें कम होती जा रही हैं, लगातार मकान बनते जा रहे हैं।
एक तरफ उपजाऊ ज़मीनों पर मकान बन रहे हैं, हमारे पास अन्न और खाद्यान्न की स्थितियां कम होती जाएंगी अगर यही स्थिति रही। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि इस पर तो हर विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी दल हो, इन सबको एकजुट होकर के इस बात पर हामी भरनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जी, लेकिन ऐसे मौके पर एक मुद्दा है जिसको लेकर एक विवाद है। मुद्दा है आबादी का असंतुलन जिसकी मैंने अभी पूर्व के संबोधन में व्याख्या भी की, आपने ज़रूर सुना होगा, मैं उसको दोबारा सवाल में रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आबादी के असंतुलन पर मतभेद है। मतभेद किन के बीच है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच। आपके जो अपोजिट पार्टी हैं वो कह रही कि ये असंवैधानिक है, इलीगल है और सांप्रदायिक है। नहीं, देखिए, विपक्ष तो शुद्ध राजनीति कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर अगर विपक्ष का ये कहना है कि इसमें ये नहीं वो होना चाहिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को अब बाज आना चाहिए। जनता देश की और प्रदेश की बहुत भली भांति समझ रही है। और मैं एक बात पर जरूर आपत्ति करूंगा कि आपने इसको चुनाव से जोड़ करके देखा। ये तो विस्फोटक स्थिति है और इसको नियंत्रण से जितनी जल्दी से जल्दी होगा वो बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं प्रदेशों में चुनाव तो निश्चित रूप से चला ही करते हैं और उनसे जोड़ के देखने के बजाय देश हित में अगर ये महत्वपूर्ण इस निर्णय पर लोग अपना बयान देंगे, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि करोड़ों आपके दर्शक हैं और वो बहुत भली बात ही समझ रहे हैं कि जनसंख्या की जो विस्फोटक स्थिति है उससे देश का समीकरण बिगड़ रहा है। और ऐसे समय में अगर कोई विपक्ष के लोग भी इसको बढ़ावा देने या इसको शुक्रिया आपका संजीव मिश्रा जी। मैं डिबेट को नेक्स्ट राउंड पे ले चलता हूँ। इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। जनसंख्या नीति पर आरएसएस के चीफ और डिप्टी चीफ के स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाए। पिछले 2 दिनों से ये मुद्दा मीडिया में बहुत गर्म है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों लोगों के, महानुभावों के बयान पर कांग्रेस क्या दृष्टिकोण रखती है? देखिए ब्रजेश जी, 2 पैरेलल बातें हैं आज की इस डिबेट में। पहली बात तो जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या निश्चित रूप से ये भयावह है और इस पर नियंत्रण लगना चाहिए। और इस पर अगर सरकार गंभीर हो तो निश्चित रूप से वो प्रशंसा का विषय है। लेकिन सरकार ने तो कोई बयान दिया नहीं। बयान कौन दे रहा है? आरएसएस। अब इस बात को समझिए, सरकार अगर गंभीर होती तो सरकार इसके उपाय कर लेती, लेकिन सरकार तो गंभीर है नहीं। कांग्रेस जनसंख्या वृद्धि पर शुरू से ही गंभीर रही है कि जनसंख्या के बढ़ने का जो दर है वो घटना चाहिए। इसीलिए ब्रजेश जी, 1952 में, जब भाजपा के तमाम लोग थे ही नहीं, 80 में भाजपा बनी, 1952 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ और दुनिया में पहला ऐसा देश था भारत जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। और मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा ब्रजेश जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2000 में जब मोदी जी देश के परिदृश्य पर थे भी नहीं, 2000 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सर्कुलर जारी करके कानून बनाया था कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 2001 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी इस चीज को लागू किया कि जिसके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तमाम राज्यों ने, करीब 12 राज्यों ने आज देश में इस तरीके का कानून लागू किया है कि 2 से अधिक बच्चे होने पर नौकरी नहीं मिलेगी, या कुछ राज्यों ने यह ऐसा लागू किया है कि अगर 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो पंचायत में या स्थानीय निकाय के चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे करीब 12। अच्छा पांडे जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि सारे नियम कानून आबादी के बढ़ने वाले ये पंचायत और निकाय में ही क्यों लगाते हैं? एमएलए एमपी में भी लगा दें। हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए। मतलब वहीं गरीब है उन्हीं को मारोगे? नहीं, एमएलए एमपी भी ना लड़ाओ चुनाव। कांग्रेस पार्टी ने एक शुरुआत करी थी, 8 साल से मोदी जी हैं जी। आरएसएस भी पूरे प्रचंड ताकत में है, क्योंकि ये सब उन्हीं के पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। यहाँ मसला है नहीं कि सत्ता में कौन है, नहीं, हम लोग एक विमर्श करने की इकट्ठा हुए हैं समाज के लिए। ब्रजेश जी, मैं वही बता रहा हूं। देखिए, ये प्रोपेगेंडा का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है देश के लिए कि जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जब कार्यक्रम लागू किए तो निश्चित रूप से जो प्रजनन दर है वो घटी, और यही स्थिति मैं आपको बताऊं जो डेटा कहता है, सरकारी डेटा है,
2001 और 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि थी वो करीब 22% थी और 2001-2011 के बीच में ये 4% घट गई, 18% पर आ गई। और रही बात जो इनका प्रोपेगेंडा है, उसमें मैं एक जवाब दे दूं, कंक्लूड करें पंडित जी। मैं लास्ट बात कर रहा हूं। देखिए, जहां पर पहले 1991-92 में जो प्रजनन क्षमता का दर था, हिंदू महिलाओं का 3.3 था और मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन दर 4.4 था, जो आज घटकर 1.9 हिंदू महिलाओं का है, 2.3 मुस्लिम महिलाओं का है। मुस्लिम महिलाओं में जो गिरावट दर है ब्रजेश जी, वो 47% इन 10 सालों में आया है और जो हिंदू महिलाएं हैं उनमें पहले से कम था, लेकिन उसमें 42% की कमी आई है। और ये शिक्षा से, रहन सहन के स्तर से प्रभावित होने वाली चीज है। आप इस बात से सहमत हैं धर्म कि से लेना देना आबादी नहीं का है। असंतुलन है आरएसएस ने जिस मुद्दे को उठाया है? देखिए, आरएसएस का काम क्या है ब्रजेश जी? अब कह रहे हैं कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो। नहीं, धर्म परिवर्तन जो कर लें उनके लिए। हाँ, तो ये धर्म परिवर्तन मतलब अगर तो हिंदू में लागू- है, शेड्यूल्ड कास्ट है, हाँ, और बौद्ध धर्म ये चले तो जाते पहले हैं से लागू है। या ईसाई हो जाते हैं, ये क्या पहले से नहीं है ब्रजेश हाँ जी? लागू क्या? है, पर बिल्कुल उनका है। कहना है कि आरक्षण के लाभ मतलब इनको कंसीडर ही ना किया जाए। नहीं, तो वो तो उनको नहीं मिलता। जो हिंदू, जो बौद्ध, जो सिख, अगर वो मतांतरण करके मुस्लिम बन जाते हैं या दूसरे क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनको तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ये कानून है। इनको कौन बताए हसबोले जी को कि थोड़ा सा पढ़ के बोला करिए? लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना है, संप्रदाय फैलाना है, लड़ाना शुक्रिया है, पांडे जी। चुनाव में फायदा लेना है। धन्यवाद पांडे जी। आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने RSS के चीफ और डिप्टी चीफ का 2 मसलों पर ओपन स्टेटमेंट सुना होगा। पहला, आबादी का असंतुलन, जिसकी वजह से भूगोल प्रभावित हो रहा है भारत का, ऐसा दावा है RSS का। और दूसरा, जनसंख्या वृद्धि। आपकी ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, RSS और BJP ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। RSS कह रही है कि जनसंख्या अनियंत्रित है और भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट, मनसुख मांडविया साहब, वो अभी अप्रैल 2022 में ये आंकड़ा पेश कर रहे थे, लोकसभा में बोल रहे थे कि TFR में कमी आई है, जनसंख्या नियंत्रण में है, भारत की बढ़ती जनसंख्या से देश को कोई खतरा नहीं है क्योंकि इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। अब RSS सरकार के खिलाफ और सरकार RSS के खिलाफ, यानी मोदी जी की कैबिनेट के एक मंत्री RSS की बात को ही झुठला रहे हैं और RSS मोदी जी के कैबिनेट से कह रही है कि कानून बनाइए, आप गलत कह रहे हैं। तो इसमें विपक्ष कहां से आ गया? RSS को चाहिए सरकार से जवाब मांगे और सरकार ये बताए कि RSS से सहमत है कि नहीं सहमत है। अगर RSS की बात से सरकार सहमत है तो सरकार को अपने बयान को वापस लेना होगा जो अप्रैल 2022 में उन्होंने लोकसभा में दिया है। अरे गैरे आदमी ने नहीं दिया है जी। भारत सरकार के एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब ने दिया। फिर से बोल रहा हूं कि TFR में कमी आई है, भारत की जनसंख्या से भारत को खतरा नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। एक चीज़ आपने सुनी होगी होसबोले के स्टेटमेंट में कि आबादी का जो असंतुलन है, जनसंख्या का असंतुलन जिसे कहा गया, उसकी वजह से भूगोल बदलने का इतिहास है, इसलिए विशेष रूप से सीमावर्ती जनपदों पर ध्यान दिया जाए। आबादी के असंतुलन से भूगोल प्रभावित होता है। सर, सच्चाई में अगर उनको 1 घंटे की डिबेट में आप बुला लें बिना बताए और उनसे इसी टॉपिक को बात कर लें तो वो बोल ही नहीं पाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं है, जानकारी लेस लोग हैं। अगर उनको जानकारी होती तो वो अपने ही मंत्री की बात को पहले काटते ना। भाई, सवाल आप देश से बता रहे हैं, जनता से बता रहे हैं, तो आप ये भी तो बताइए सरकार क्या कह रही है जी। और रही बात सर, अगर देश होसबोले साहब का है तो देश आसिम वकार का भी है, देश उमाशंकर पांडे जी का भी है, ब्रजेश मिश्रा जी का भी है। ये सीमावर्ती जितनी जो मोहब्बत जनपद देश से हैं, आप करते हैं उतनी हम भी करते हैं। इंटरनेशनल देश के भूगोल की फिक्र आपको भी है, हमको भी है। हम भी जानते हैं देश के संसाधन सीमित हैं। हम भी जानते हैं कि इसी आबादी में, इसी मुल्क में हमको सबको रहना है। मेरा कई बार मैं आपकी डिबेट पे रहा हूँ जी। मैं समझता हूँ पिछले 7-8 साल में मेरा कभी स्टैंड बदला नहीं है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि देश सबका है, इसकी चिंता सबको होना चाहिए। कानून अगर बना रहे हैं तो सबको ये जो नजर में बॉर्डर रखें। इन्फिल्ट्रेशन है, विशेष तौर पर आप
पाएंगे बांग्लादेश और नेपाल के साइड में। यहाँ कुछ ज़िलों में डेमोग्राफिकल चेंज है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। मेरे पास ऐसे प्रमाणिक डेटा नहीं है, लेकिन जो मीडिया का में बहस है, मैं उस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। सर, आई एम नॉट डिफेंस मिनिस्टर एंड आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर। ये बॉर्डर पे जो भी डिफेंसेस हैं या आवागमन है या जो भी अस्थिरता है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। वहाँ जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनकी है। ये सवाल सीधा सीधा आप सरकार के लोगों से पूछिए जी कि क्यों बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या नेपाल से क्यों गड़बड़ हो रही है। आसिम वकार जवाब थोड़ी ना देंगे, ये तो बीजेपी वालों से पूछिए। ओपिनियन का मसला था। ओपिनियन क्या है? नहीं, ओपिनियन है ही नहीं कोई हमारी। रख ही सकते हैं सर, हम बॉर्डर पे नहीं हैं। करेक्ट। मैं सर्वेश बॉर्डर की जिम्मेदारी जिसकी है, ओपिनियन भी उसी की चलेगी। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। तो सर्वेश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सर्वेश जी, बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आपसे आज भेंट हो रही। उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला, भारत की जनसंख्या नीति, जिस पे राजनीति भी है और राष्ट्र नीति भी है, और दूसरा, दत्तात्रेय होसबोले का जो ओपन स्टेटमेंट प्रयागराज में आया, जनसंख्या असंतुलन और उसके कारण भूगोल के परिवर्तित होने की संभावना और अतीत में ऐसे प्रमाण, उस बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया और राय चाहता हूँ। धन्यवाद ब्रजेश जी। एक तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय विषय है। आपने जो जितना शुरू में कहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, लेकिन एक बिंदु ऐसा है जिसमें आपने कहा ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि और असंतुलन ये कहीं अलग नहीं हैं, उससे एक दूसरे से प्रभावित हैं। मैं कई बार ILO की बैठकों में गया और वहाँ समाज का, श्रम करने वालों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, उस ऊंचा होने के लिए सरकार से लेकर समाज की सहभागिता हो और उसमें उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, उनका जीवन स्तर अच्छा बनने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या पर भी नियंत्रण किया जाए। और वो जनसंख्या में नियंत्रण करने के साथ में जो महिला से बच्चे होते हैं, उस महिला का स्वास्थ्य भी उतना ही मायने रखता है जितना कि पुरुष के और कमाई करने में स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वो मायने रखता है। तो इसलिए संपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, आर्थिक दृष्टि, इन सबको मिलाकर के देखा जाए तो जनसंख्या जितनी नियंत्रित होगी, एक बच्चे का जितना पालन पोषण ठीक ढंग से किया जा सकता है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आमदनी जितनी है उतने संसाधनों का प्रयोग होगा, तो डिमांड एंड सप्लाई की जो बात है, चाहे वो अनाज की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, उसमें सप्लाई जो है कम नहीं हो सकती, क्योंकि डिमांड आगे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और देश की तरक्की में ये सभी मायने रखते हैं। और जहाँ तक बात है डेमोक्रेसी के चेंज होने की, तो वो इसलिए चेंज होती है कि उन्होंने, सरसंघ चालक जी का अभी आपने जो बयान उद्धृत किया और सुना हम सब लोगों ने, जब बाहर से रोहिंग्या जो मुसलमान आए तो उसके लिए एक डिमांड उठी कि उनको यहीं देश में रहने दिया जाए, उनके सुख सुविधाएँ दी जाएँ। तो जब उनके लिए किया जाएगा तो जो बाहर से आएगा उसको सबके लिए किया जाएगा। और जब से CAA का विषय आया तो उसमें ये विषय बहुत तेज़ी से उठा। तो ये पॉलिटिकल कारण भी बनते हैं और इसके लिए पॉलिटिकल कारण बनने से वाद विवाद शुरू होता है। तो जो समग्रता में समरसता आए, समाज एक साथ जागृत होकर के खड़ा हो और इसके लिए काम करने के लिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना ही होगा। और एक विषय उन्होंने और कहा कि जब कोई परिवर्तन करता है, अपना मत मतांतर करता है, तो मत मतांतर से इस देश में जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जो राजनीति को प्रभावित करती है वो जाति भी है, वो वर्ण भी है, वो संप्रदाय भी है, और उसका लोग लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो जब इस दिशा में जाएगा तो डेमोक्रेसी चेंज होने में उसके भी दुष्परिणाम आएंगे पॉलिटिकली। मैं अपने 2 फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, पहला फैक्ट, जी, जनसंख्या वृद्धि को मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं इसको एक क्लाइमेट इमरजेंसी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, उसके पीछे फैक्ट दे रहा हूँ आपको।
आप 1970 से लेकर 2020 तक का अगर इस काल की अवधि का आप दुनिया भर की हिस्ट्री को देखें और पुराने फैक्ट्स उठाएं, आपको आश्चर्य होगा और हमारे दर्शकों को भी हो सकता है बहुत से लोग जानते भी हों, इस दौरान 2/3 जंगली जानवर कम हो गए। 1970 से कब तक? 2020 तक। कितने कम हुए? 2/3 जंगली जानवर। लेकिन इसी दौरान मनुष्य की आबादी कितनी बढ़ी? 2 गुना। अगर ये क्लाइमेट इमरजेंसी नहीं है तो फिर किसको क्लाइमेट इमरजेंसी कहेंगे? मैं आपसे सर्वेश जी। इससे सहमत हूँ और इस पर नियंत्रण लगना चाहिए। मैं मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उनके स्वास्थ्य मंत्री जी थे, तो एक कमेटी हुआ करती है जो स्वास्थ्य के बारे में और जनसंख्या के बारे में विचार करती है और सहयोग सभी से लेती है। मैं मजदूर संघ की तरफ से था उस कमेटी में, और उसमें जब मैंने सुझाव दिया, मैंने कहा भाई सभी संप्रदायों को, जो उनके प्रमुख लोग हैं, उनसे आग्रह किया जाए कि जनसंख्या में वृद्धि ना हो, उसके लिए उपक्रम करने चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए और उनका सहभागिता लेनी चाहिए। तो वो मंत्री जी एक विशेष संप्रदाय के थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो इसके लिए प्रतिबंध है, हम इसके लिए नहीं लग सकते। तो हमने कहा वो समिति के आप अध्यक्ष हैं और आपने बैठक बुलाई, तो फिर ये बैठक बुलाने का औचित्य क्या है? तो जहाँ पर इस तरीके की पॉलिटिकली और रिलीजियस थिंकिंग होगी, होने नहीं चाहिए सर। तो ये जो है कहीं न कहीं है सर, उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो वो फिर आज मुझे लगता है कि कई वर्षों से वो न कमेटी गठित हुई है और ना उसके कोई फंक्शन आया है। दूसरा तो फैक्ट इसलिए जो है, हाँ जी बताइए। दूसरा फैक्ट ये है कि भारत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सर, और जो रिसोर्स है, ये केवल 30 से 33 करोड़ आबादी को अच्छे से रख सकते हैं। आपकी आबादी कितनी है आज की डेट में? आधिकारिक तौर पर अगर अनाधिकारिक माने 140 करोड़ प्लस हैं। आपके पास कैपेसिटी कितनी है? 30-33 करोड़ की हैं कितने? 143, 140। इसीलिए तो ये प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मतीन खान जी को मैं आमंत्रित करूंगा, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मतीन भाई, शुक्रिया आपका। हम लोग आज एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और ये गंभीर विषय इसलिए कि इससे हर कोई प्रभावित है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, हर कोई। कारण जनसंख्या में अपार वृद्धि, असंतुलन। इसके मुद्दे पर हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी हम सब के लिए चिंता का विषय है और इसके समाधान खोजे जाने चाहिए। मतीन जी। मतीन भाई सुन पा रहे हैं? ब्रजेश भाई, अभी आपने बहुत बढ़िया बात कही है जी। मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही हो? यस, परफेक्ट, प्लीज गो अहेड। मैं कह रहा हूँ कि बेसिक बात पे आना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बेसिक बात पे आइए कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी देख लीजिए और शहरी क्षेत्र की आबादी, पढ़े लिखे लोगों की आबादी, अनपढ़ लोगों की आबादी, ये तमाम चीज़ें साफ बहुत पिक्चर वाज़े हो जाएगी कि जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो आदिवासी मूल निवासी यहाँ के देश के लोग हैं, उनको प्रॉपर जो है जानकारी ना होना, तालीम ना होने की वजह से उनकी तादाद, जनसंख्या बढ़ी है। और जो ये हमारा गवर्नेंस की खराबी रही कि गवर्नेंस जो भी रहा, चाहे वो मौजूदा सरकार हो, बीजेपी की मोदी सरकार हो या जो भी सरकारें हो, उन्होंने उस पे अपनी जिम्मेदारी उठाई नहीं और जिम्मेदारी दूसरों पे ओढ़ने का काम किया। अब रही बात जो आज की डेट में जो संघ को जो ये चिंता हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है या संघ चला रही? ब्रजेश भाई, भारत सरकार जो है, आप आसिम वकार वाली गेंद क्यों खेल रहे हैं? संघ चला रहा है। आप आसिम वकार वाली गेंद क्यों खेल रहे हैं? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं आसिम भाई की गेंद नहीं खेल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो संघ आज यहाँ पर बैठा हुआ है और जिसके ऊपर पूरी तरह से मंत्रणा हो रही है, क्या वो इलेक्शन कमीशन में रिकॉग्नाइज दल है? क्या वो चिट फंड में या कोई ट्रस्ट के नाम से कोई रिकॉग्नाइज दल है? कौन सा दल है वो? किसका, उसकी क्या आइडेंटिटी है? क्या हम लोग इस गंभीर विषय की चिंतन कर सकते हैं? कि ये हम, अच्छा, आप आरएसएस को एक तरफ करें, आप इस विषय पर अपनी ओपिनियन स्पष्ट करें कि इसको हम कैसे अवेयरनेस कैसे लाएं? नहीं, मैं अवेयरनेस के लिए तो सीधा है। केरल के अंदर देखिए कि उन्होंने 100% एजुकेशन की, वहां पे बर्थ रेट कम हो गया, कुपोषण वहां एक भी नहीं रहा। कुपोषण गुजरात में लाए हैं, आज भी गुजरात में कुपोषण है।
वहाँ पे बेइंतहा गरीबी है। आपका लोग मसला भुखमरी ये है के कि कगार पे हैं। अगर देश एजुकेशन में भुखमरी हो पहुंचाया रही है, जाए, शिक्षा, मेरा मसला शिक्षा। यह है कि एजुकेशन, अगर लोगों को तालीम दे दिया जाए, शिक्षा दे दी जाए, Thank you. स्वास्थ्य की जानकारी दे दी जाए, जी। तो ये अपने आप में कंट्रोल किया जा सकता है, किसी संघ बहुत के शुक्रिया। डायरेक्शन पे नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। मैं बीरेन जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। और बीरेन जी ऐसे पत्रकार हैं जो आबादी नियंत्रण के मुद्दे को लेकर हर महीने में कम से कम 1 या 2 डिबेट में ये मुद्दा ज़रूर उठाते हैं और इस मुद्दे पर अपनी बड़ी स्पष्ट ओपिनियन भी रखते हैं। और आज इत्तेफाक से हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बीरेन जी, आज आपके की जो ओपिनियन है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि ये विषय जो आया है, इस विषय पर आप अपनी ओपिनियन से लोगों को अवगत कराएं। देखिए, हमारे देश में एक नारा आया कि हम दो हमारे दो, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रही, ये नारा कामयाब नहीं हो पाया। लोग ये कहते हैं कि हम 150 करोड़ के आसपास पहुंच गए। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारे पास कुल 33 करोड़ की आबादी थी। आज हम उसमें 100 करोड़ का इजाफा कर गए 75 साल में। अरे भाई, कितना पैदा किया जाएगा कि ना घर मिले रहने को, ना अस्पताल में बेड मिल जाए, ना दवाई मिल पावे, ना रोड बेज में बस में बैठने की जगह मिले, ना रेलगाड़ी में मिले, ना शुद्ध हवा, ना पानी मिले, ना स्कूल में हम अपने बच्चों को एडमिशन दिला पाते। इतनी भीड़, हर दिन बढ़ती भीड़, इस भीड़ का इलाज क्या है? बात बहुत अच्छी है कि जब जनसंख्या असंतुलन भारत को प्रभावित करेगा तो पूरी दुनिया को भी प्रभावित करेगा। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हमारा देश चरमरा रहा है। ये भीड़ बढ़ चुकी है, इस पर कंट्रोल करिए। और हैरत की बात यह है कि आरएसएस जैसे और देश के तमाम संगठन ये कहते हैं और सरकारें जानती हैं, लेकिन वो कुछ करती नहीं। बीजेपी की सरकार से लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि वो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाएगा, लेकिन आज 8 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, बीजेपी सरकार में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी को कहे का कौन सा डर है? जब मुसलमान से वोट नहीं लेना है, हिंदुओं का वोट लेना है, हिंदू तो विरोध कर नहीं रहा है, ले आओ जनसंख्या कानून और ख़त्म करो इस समस्या को। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि हम पानी के लिए तरस जाएंगे, हम इलाज के लिए तरस जाएंगे। जब नेता विपक्ष में होता है तो उसको सारी समस्या दिखाई पड़ती है और बड़ी बड़ी बातें करता है, और जैसे सत्ता आती है फिर वो उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। आज आरएसएस ने इस देश को फिर से सोचने को मजबूर किया कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? काला कार्बन, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा इलाज, और खाली 5 किलो राशन खाओ, लेटे रहो, बच्चा पैदा करो, घर जाओ। कुछ लोग हैं जो कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है। हम मतीन साहब से भी कहेंगे, उनके अपने लोगों को समझाएं कि गर्भ निरोधक साधन इसीलिए बनाए गए कि जनसंख्या पर कंट्रोल हो। बच्चे अल्लाह की देन नहीं है। बच्चों की पैदाइश पर हमारा आपका नियंत्रण होना चाहिए, उनको हम अच्छी शिक्षा दे सकें। हम रेलवे स्टेशन पर पानी बोतल बेचने वाले को ना पैदा करें और सड़क किनारे अंडा ठेला लगाने वालों को। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे समाज में वो आगे बढ़े, नौकरी करें, अच्छी सुविधाओं को हासिल करें, रहें। जब आप वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें जनसंख्या बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बिना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कामयाब नहीं हो सकता। भारत को एक जो तरक्की पसंद मुल्क है, तेजी से तरक्की कर रहा है, उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा ये जनसंख्या है। लेकिन इस पर चिंता नहीं हो पा रही है। लोगों से कहिए मोहब्बत करें, लेकिन पैदाइश कम करें। मोहब्बत पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हर साल बच्चा पैदा करे पे एतराज है। सबसे बड़ी बात यह है कि नसबंदी को आज लोग याद करते हैं। कोई नसबंदी जैसा अभियान फिर ले आइए, अगर आपको कांग्रेस का शब्द नहीं पसंद है। कुछ तो हो। ये सियासत की समस्या इस देश को बर्बाद कर दे, इस पर तो चिंतन होना चाहिए। आज इस शब्द का बहुत स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत में
हम मुस्लिम आबादी की तुलना में हिंदुओं की बात करते हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी बढ़ावे। वो कहते हैं कि 4 बच्चा पैदा करो, हम 2 हमारे 2 के जवाब में आया कि हम 5 हमारे 25। इससे देश का भला नहीं होने वाला है। आज जो आबादी की स्थिति है ब्रजेश जी, उसी तरह की है कि हम जैसे गड्ढा मुक्त भारत अभियान सरकार चलाती है, वैसे कहती है जनसंख्या कंट्रोल करो। न कबो गड्ढा भरा जाता है, न कबो जनसंख्या कंट्रोल हो। आप सोचिए, जब हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है इस देश में, हर मिनट में 60 बच्चा हो गया, घंटा में 3600 हो गया। हम अगर एक साल में 2 करोड़ घर बनाएंगे, तब तक हमारे यहाँ 10 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। आप बताइए कैसे, किसको रहने को कहाँ बैठाएंगे? तो ये बड़ी एक समस्या है। सरकार ने पहले एक योजना लाई थी कि सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना थी कि जिनके 1 बच्चा होगा उनको प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। ये भी सरकार ने बंद कर दिया। इससे बड़ा जनसंख्या कंट्रोल होता था। इस पर फिर से विचार करना चाहिए। भारत की जो आबादी है वो आप 135 करोड़ हम आप कह सकते हैं, लेकिन वो कितनी है इसकी कोई गिनती नहीं है। अब इस देश को ज़रूरत है कि इसको बचाया जाए। हम जैसे लोग, जो लोग ये बात मानते हैं, संघ जो इस देश का सबसे बड़ा संगठन है आज की तारीख में, जो सामाजिक संगठन है, अगर उसकी बात सरकार मान ले तो इस देश का बहुत भला हो सकता है। अभी देर नहीं हुई है। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि जब 100 में 70 आदमी नासाद हैं, तब दिल पर हाथ रख के कहिए क्या मुल्क आज़ाद है? हम कोठियों से मुल्क के मेयार को ना आके, असली हिंदुस्तान फुटपाथ पर आबाद है। उस फुटपाथ को देखिए कि कैसे वो अपना जीवन जिएगा। और भाजपा के पास जनसंख्या नियंत्रण पे बात या एजेंडा तो अभी नहीं आया है। उसके पास इससे कोई नुकसान भी नहीं है। उसके पास सरकार बनाने की और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार बना लेती है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत को पकड़ने की बस तलवार बनाओ, और तुमको विकास करने की क्या है ज़रूरत, मंदिर और गाय पकड़ लो, सरकार बनाओ। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बोल्ड ओपिनियन प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद वीरेंद्र जी। मैं संजीव मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, देखिए डिबेट के प्रारंभिक चरण में 3 मुद्दे निकल कर सामने हैं। हम 2 पर विषय चर्चा कर रहे थे। 2 के साथ एक मुद्दा आया धर्मांतरण का, और ये धर्मांतरण का मुद्दे को भी इसी धारा में जोड़ा गया। मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों मसले को लेकर एक स्पष्ट ओपिनियन क्या रखती है, पहले विषय, और दूसरा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट जो देते हैं, और जो अभी मसला आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निकल कर सामने आ रहा है, उस पर कोई मैच नहीं है, मिसमैच है। तो देखिए ब्रजेश जी, आधे घंटे से ज़्यादा की डिबेट में कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं, मुझे लगता है वो बड़ी गंभीर विषय हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने तो साफ कहा कि हाँ, जनसंख्या जो विस्फोटक स्थिति है उसमें सुधार होने की ज़रूरत है, उस पर सख्त होने की ज़रूरत है, उस पर सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग के हमारे नेता जो बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि शहरी और ग्रामीण की बात की, तो मुझे लगता है कि इनकी बात भी बहुत सटीक है। क्योंकि शहरी समझदार है, इनका कहना है कि ग्रामीण जो है वो उतना समझदार नहीं है, और ग्रामीण जो है वो 3-3 शादियां करता है और तमाम बच्चे पैदा करता है। मुझे लगता है कि इनकी जो सोच है उसमें भी इनको ही अगर आगे करके, मुझे लगता है कि इस बात को बिनका इनको आगे किया, आपकी बात पूरी कैसे हो सकती है? जो 3-3 शादियां करते हैं, ये मुझे लगता है कि ये इनकी बात जो है, अरे एक तो संभालना मुश्किल है, आप 3-3 करवाए दे रहे हो। ले आओ कौन है 3-3 वाले, थोड़ा सामने तो बता रहे हैं। जैसा कि अब ये 4 कहें, एक मतीन भाई रुक जाओ, मतीन भाई रुको ना, बीच में टोका टाकी नहीं प्लीज, वो भी बड़ा नो टोका टाकी, ओनली संजीव मिश्रा, ऐसे बच्चे ना पैदा करें, ऐसे बच्चे ना पैदा करें
जो पानी की बोतल रेलवे स्टेशन पर बेचे। वीरेंद्र जी की भी बात में मुझे दम लगा। तो ये बात जो मतीन जी से कही गई है, मुझे लगता है कि इनको अपने लोगों तक, अपने जो ग्रामीण वासी हैं उन तक पहुंचा करके और इसमें और अच्छे तरीके से संशोधन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है आसिम वकार ने ये जो मुद्दा उठाया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जो मुद्दा लोकसभा में फैक्ट रखा, लेकिन बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम हैं और आरएसएस के दोनों बड़े नेता वो कह रहे हैं कि वो उनके बयान और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का बयान मैचिंग नहीं है। बात समझो। नहीं, देखिए, मैचिंग और मिसमैचिंग की बात ही नहीं है। जो सिचुएशन है आज की तारीख में वो यही है कि जनसंख्या की जो विस्फोटक स्थिति है उससे बहुत जगह असंतुलन हो रहा है। जो महंगाई है, जो खाद्यान्न की चीजें हैं, उन पर असर पड़ रहा है। मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है। सभी विपक्ष की पार्टियां और सत्ता की पार्टियां और सारे नेता जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं, ये सब लोग इस गंभीर विषय पर अपना बहुत अच्छे तरीके से अगर पक्ष रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आसिम वकार, जवाब नहीं आया। जवाब होगा तो देंगे ना सर। नहीं, लेकिन इस कंसर्न के साथ भी तो आप आगे बढ़ो। धर्मांतरण, आबादी असंतुलन, जनसंख्या वृद्धि। सर, हम सरकार में नहीं हैं, तो जो चीज़ें सरकार कर सकती है, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो आसिम वकार से क्यों पूछ रहे हैं आप? धर्मांतरण पे कानून सरकार बनाएगी, धर्मांतरण पे कंट्रोल सरकार लगाएगी, बॉर्डर से एंट्री सरकार कंट्रोल करेगी, बॉर्डर पे सिक्योरिटी सरकार लगाएगी। ये सर हमारा विषय नहीं है। हम देश के साथ हैं। अवेयरनेस तो फैलाइए, हम देश के हित में हैं सर। जागरूकता तो फैलाइए कि आबादी पर कंट्रोल। सर, मुसलमानों का TFR रेट कम है, सही बात, और कम हो गया है। ये देश की रिपोर्ट भी कह रही है और सरकार भी कह रही है। ये मैं नहीं कह रहा, यही भारत सरकार कह रही है। ये संजीव साहब जो बैठे हैं, इनकी सरकार कह रही है, मेरी सरकार नहीं कह रही है। जो बीजेपी की सरकार है वो कह रही है कि मुसलमानों के ग्रोथ रेट में जो फर्टिलिटी रेट है ये कम हुआ है। घबराने की बात नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण में है, कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मनसुख मांडविया साहब के अल्फाज हैं, उस पर बोल नहीं रहे। अब आपने कहा केशव मौर्य साहब, ब्रजेश पाठक साहब, हाँ बोला हूँ। अब सर मैं बता रहा हूँ आपसे, 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो भी बीजेपी के। जब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने ही सरकार के, मोदी जी की कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, वो आसिम वकार की बात कैसे मानेंगे? खाली मुझे इतना बता दीजिए। जो लोग अपने प्रधानमंत्री की कैबिनेट की बात नहीं मान रहे हैं, भाई मनसुख मांडविया साहब ने जो बयान दिया अप्रैल 2022 में, सर सुनिए, वो बिना मोदी जी की मर्जी के नहीं दिया गया है। मोदी जी की सहमति से, पूरी की पूरी सहमति से दिया गया बयान है। अब मोदी जी की कैबिनेट में मोदी जी की सहमति से जो बयान दिया जा रहा है, वो योगी जी की कैबिनेट के 2 मिनिस्टर कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। तो इसमें आसिम वकार का कोई दोष? एक मसला और उठाना चाहता हूं। कोई दोष हो वैसी आपका कोई दोष नहीं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ। आपने कहा सरकारों को ही काम करना चाहिए, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ, सरकारों को करना चाहिए, लेकिन एक हिस्सा है जिसपे समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। जब समाज जागरूक होगा ना वकार भाई, सरकार अपने आप दबाव में आके अमल में लाएगी। बहुत आप समझ नहीं पाए। दत्तात्रेय साहब ने, उनको जनसंख्या से प्रॉब्लम नहीं है ना, ये बयान जनसंख्या पे है। उन्होंने हिंदुओं को कहा है कि तुम खतरे में हो। बात समझिए, जनसंख्या का मैटर ही नहीं है, मैटर है सरकार बनाने का। वो हमेशा से आरएसएस हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रही है जी, कि तुम कम हो जाओगे और मुसलमान हावी हो जाएगा। मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब इस मुल्क में मुसलमान शासक राज कर रहे थे तब देश पे इस्लामिक राष्ट्र नहीं आया, तब भी सेकुलरिज्म था। कहीं मुसलमानों ने कब्जा नहीं किया है जब उनके पास हुकूमत थी। आज तो हुकूमत आपके पास, अरे आपके पास हुकूमत है, हमारे पास नहीं है। तो जब हम मुसलमान हुकूमत कर रहे थे तब उन्होंने जब देश पे कब्जा नहीं किया, उन्होंने सेकुलर राष्ट्र रखा भारत को। और इस बात का बहुत बेहतर रिप्लाई, इस आपके सवालों का बेहतर रिप्लाई सर्वेश द्विवेदी जी के पास है। नहीं है सर, इनके पास नहीं। अब बोलने दो, आप शांत हो जाओ, अब सुनो। सर्वेश द्विवेदी जी, अब आप एक सेकंड तसल्ली रखो वकार भाई, ना अब प्लीज अब सुनो, हमें सुनने की क्षमता विकसित करनी है। द्विवेदी जी गो अहेड।
देखिए, अभी जो वकार जी कह रहे थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं तो लीडर जिस तरीके से बोलते हैं वैसे ही वो भी बोलते हैं, उसमें कोई रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन आपने जो बात की मैं उसी को फिर अपने शब्दों में दोहरा रहा हूँ कि एक तरफ है सरकार और एक तरफ है समाज। सरकार, जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो सरकार को प्रभावी बता करके उसी के द्वारा हल निकालना चाहते हैं जी। लेकिन समाज सरकार बनाता है तो समाज उससे ज़्यादा प्रभावी है। समाज जागरूक हो जाएगा, समाज इसको निर्णय कर लेगा जी, तो फिर ये सरकार जो भी होगी उसे समाज के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा, कानून भी उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा। मैं सहमत हूँ। और इसके लिए सबको काम करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है, शिक्षा नहीं ठीक मिल पा रही है, तो उसके लिए समाज को उसके जागृत होकर के संख्या कम हो वकार भाई रुकिएगा, और सबको उसको आगे बढ़कर के अच्छा उसका परिवार, उसका वकार साहब बच्चे, रुकिएगा। उसके सभी कुछ आगे आए, उसके लिए काम करने की जरूरत है। और जब समाज आगे खड़ा हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार पीछे रह सकती है। पीछे सरकार को भी उसी रास्ते पे आना शुक्रिया सर, शुक्रिया। आसिम वकार 20 सेकंड दूंगा सर आपको। सर्वेश जी बहुत जिम्मेदार आदमी है। 20 सर्वेश द्विवेदी साहब बहुत जिम्मेदार आदमी है, आरएसएस के लिए काम करते थे, अभी भी करते हैं। इन्हीं ने कहा सबको शिक्षा। कैसे शिक्षा मिलेगी सर? उत्तर प्रदेश के और हर जगह के सारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आपकी फीस नीति इतनी हो गई है, फीस इतनी बढ़ा दी है आपने कि जो पहले शिक्षा आसानी से मुहैया हो जाती थी गरीबों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को, उनके लिए आपने 10-10 गुना फीस में वृद्धि कर दी। सरकारें अपने लोगों को मुफ्त में शिक्षा देती हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और आप यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं, शिक्षा मिलना चाहिए। संजीव जी इसका जवाब सरकार जिसको आप सपोर्ट करते हैं वो सरकार 20 सेकंड हो गया। थैंक यू। माफियागिरी करा रही है, फीस बढ़ा रही है। उमाशंकर पांडे सर, यस, थैंक यू। थोड़ा वक्त का अभाव है, थोड़ा। उमाशंकर पांडे जी, देखिए इसमें मुद्दे को अब मुद्दा दूसरे रुख भी ले रहा है। जैसे इस मुद्दे से एक बात निकल करके आई, मैं मतीन खान को भी अप्रिशिएट करूंगा। इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन। अगर हम शिक्षा की जागरूकता जन जन तक पहुंचा दें तो आबादी नियंत्रण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हो सकता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए जो विकसित देश है जिसमें अमेरिका है या जर्मनी है, वहाँ जनसंख्या का जो रेट है बढ़ने का वो 0.1% है। अरे यूरोप के कई देश में निगेटिव है। हाँ, वहाँ प्रोत्साहन हो रहा है कि भैया 0.1% है। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें ईरान है, इराक, ऐसी मुस्लिम कंट्रीज, वहाँ 2.5% है, 2.2%। अफ्रीका जहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, वहाँ 2.5% है। और जो दक्षिण राष्ट्र हैं जिसमें भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर 1.9% है। यानी कि हम पहले से हर डिकेड में बेहतर हुए हैं, जनसंख्या नियंत्रित हुई है। और इसके लिए धार्मिक प्रोपेगेंडा नहीं जरूरी है, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति वाला पॉलिटिकल डिसीजन इंपॉर्टेंट है जो कांग्रेस ने लिया। 1900 मैंने पहले कहा 52 में परिवार नियोजन अशोक गहलोत जी ने लागू किया, दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया, और विजय राजे सिंधिया जब राजस्थान में आई, रिपीट ना करें, मैं रिपीट नहीं कर चुके हैं। मैं बता रहा हूं, जब विजय राजे सिंधिया जी आई मुख्यमंत्री बनके उनके अशोक गहलोत जी के बाद, उन्होंने इसको डिमोलिश किया। और सेम हुआ मध्य प्रदेश में, जब भाजपा की सरकार आई दिग्विजय सिंह जी के बाद, उन्होंने इस कानून को लगभग डिमोलिश कर दिया। तो ये होती है सच्चाई। हकीकत प्रोपेगेंडा अलग चीज है, और गंभीरता से जनसंख्या वृद्धि की भयावहता को समझकर उसको रोकने पर उसको काम करना ये अलग चीज है। अब लास्ट बात पांडे जी प्लीज। इन्होंने धर्मांतरण की बात की, इन्होंने घुसपैठ की बात की। ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये तो कह रहे थे मुस्लिमों को दबा दिया, धर्मांतरण नहीं हो रहा है, सब डर गए, भाग गए, घुसपैठ नहीं हो रहा है, सीमाएं सील हैं, फिर ये सब कहां से आ गया? इसका मतलब या तो बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है या आरएसएस झूठ बोल रही है। बहुत शुक्रिया। मतीन खान, देखिए आपकी बातों से निकल कर एक बात सामने क्या आई, शिक्षा। अब ये शिक्षा की जागरूकता जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए, और हम क्या इसमें पॉलिटिकल आउटफिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आप लोग के दल हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, MIM है, ये सब लोग कांग्रेसी सब मिल जाएं और मिलकर उस जागरूकता को फैलाएं। बढ़ती हुई आबादी रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए ब्रजेश भाई, बेसिक बात यह है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये वो लोग कह रहे हैं और उन पर पूरा जो है डिबेट हो रही है जिनके अपने बच्चे ही नहीं हैं। आप देखिए कि आरएसएस न सरकार है
और ना सरकार चला रहे हैं। सरकार बीजेपी चला रही है और डायरेक्शन जो है तो आरएसएस कर रही है, जिनके अपने बच्चे ही नहीं हैं। तो ये बात बड़ी हास्यास्पद है। बेसिक मूल की बात नहीं आएगी कि सरकार गवर्नेंस करने में अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल नाकारा साबित हो रही है। बेसिक बात। और उसके अलावा देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में एक हिंदुओं की बड़ी संख्या जो मूल निवासी यहाँ भारत के थे वो दोबारा जो है वो बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस बात को डाइवर्ट करने के लिए ये जनसंख्या वृद्धि, असंतुलन और संतुलन, ये सब काम सरकार के होते हैं। सरकार को जो करना होगा कर लेंगे जी। ये उस बात से चिंतित है। और संजीव मिश्रा को स्क्रीन पे लाया जाए। हाँ भाई संजीव मिश्रा जी, आपको आसिम वकार के किसी स्टेटमेंट पर कोई आपत्ति थी? आप बोल सकते हैं। नहीं देखिए, मेरे को इसलिए आपत्ति हो रही थी क्योंकि केवल मनसुख मांडविया साहब का जो बयान है दोनों लोग को स्क्रीन पे लिया जाए, या फिर आप जो है जी आप बोलें आरएसएस के लीडरान की बात कहना, मुझे लगता है कि इसके बजाय इनको अपना पक्ष रखना चाहिए था। क्योंकि असीम वकार साहब को तो कम से कम ये कहना चाहिए था कि हाँ जनसंख्या विस्फोटक है और इस पे कम होने के लिए इस पे कानून बनना चाहिए और उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आज जिस तरीके की बयान आए हैं, असीम वकार साहब का भी मैंने देखा और इनका मुस्लिम लीग वालों का भी देखा, ये पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। अरे देश में गंभीर चिंतन हो रहा है इस विषय पे, बात कहाँ से आ रही है ये जरूरी नहीं है, बात महत्वपूर्ण कितनी है वो जरूरी है। आपके समय सीमा समाप्त। थैंक यू। अगला 20 सेकंड आसिम वकार को, उसका अगला 20 सेकंड आसिम वकार को। आप जनसंख्या शुक्रिया, पर किस तरीके से किया जाए। संजीव जी सहयोग करें। आसिम वकार जी 20 सेकंड। संजीव साहब ने आज अपनी ही पार्टी का मजाक उड़ा दिया, सरकार का मजाक उड़ा दिया। वो कह रहे हैं कि मनसुख साहब की बात पर बात ही नहीं करना चाहिए। देश का केंद्रीय गृह मंत्री स्वास्थ्य जो बयान दे रहा है वो कह रहे हैं आसिम वकार को उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। अरे सर ये ज्ञान जाके आप अपनी सरकार को दीजिए, केंद्रीय मंत्री साहब को दीजिए। जनसंख्या क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? आपके क्या नीति है भाई? नाराज आप लोग जगहों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। ये जिस तरीके के बयान पॉलिटिकल आ रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में देश की और प्रदेश की जनता बहुत भली बात। संजीव मिश्रा जी शुक्रिया, आप उनको भी बात आ जाने दीजिए। अब आपने बोल लिया संजीव जी, अब सुनिए। मनसुख साहब के बयान से संजीव साहब तो अपनी बात तो रखे, सहमत है या विरोध में? उनका मजाक बना रहे, इनका, अरे आपका मजाक बन रहा है। अरे आप जिन बातों पे हंस रहे हो आपका मजाक बन रहा है। नहीं, वो बयान गलत दिया, सही दिया उन्होंने। भारत समाचार को देखती है। हाँ, आप सुन लीजिए उनके बयान से सहमत है, आप नहीं सहमत हैं? अरे आप बयान तो दीजिए जनसंख्या विस्फोट। अरे मनसुख साहब के बयान से सहमत है नहीं सहमत है? मैं मनसुख साहब के बयान से सहमत हूं, उसका कोई हल नहीं है। मनसुख साहब के बयान से सहमत हूं, आप सहमत हैं? आपके पास कोई हल ही नहीं है, आपके पास कोई बात ही नहीं है। आप बीजेपी के मंत्री के बयान से सहमत है नहीं सहमत? करिए ना, आप अपनी बात बताइए कि जनसंख्या की। अरे सर आपको बीजेपी के लोग देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं बीजेपी के लोग। आपको ये भी नहीं पता है आप अपने ही मंत्री के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो किसके साथ खड़े होंगे? वहाँ पर आपने कहा था हमारी आप अपने मंत्री के बयान की सहमति नहीं जता पा रहे हैं। आप पहले अपने मंत्री के बयान से सहमत नहीं हो पा रहे हैं सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपकी क्या बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपने अपने विचार आज की परिचर्चा में जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है उस पर प्रस्तुत की। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।